बिना शक युद्ध की तैयारी में नाटो देश नजर आ रहे हैं। अंडरग्राउंड अस्पतालों में निर्माण करा रहा है नाटो। आपको बताएं, अंडरग्राउंड अस्पतालों को अब वहां पर अलग अलग जगह निर्माण कराया जा रहा है। आईसीयू जैसी सुविधाओं से लैस ये नाटो के सीक्रेट अस्पताल हैं। अंडरग्राउंड अस्पतालों में सैनिकों के इलाज की पूरी तैयारी हो रही है। रूसी मिसाइलों की रेंज से दूर नाटो का सीक्रेट अस्पताल बनाया जा रहा है। 2029 तक रूस कर सकता है नाटो देशों पर हमला। 29 तक रूस से संभावित युद्ध की तैयारी में जर्मनी लगा हुआ है। जर्मन रक्षा प्रमुख जनरल कॉस्टनब्यूट ने युद्ध की तैयारियों के निर्देश दिए। जर्मनी की रक्षणात्मक आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा जर्मन सेना को एडवांस वेपन से लैस करने की भी तैयारी चल रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अंडरग्राउंड अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, इससे यह साफ संकेत है कि क्या नाटो देश अब युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए चीन ने बीते शुक्रवार को एक नया संगठन लॉन्च किया, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, यानी IOMED। इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे मौजूदा वैश्विक संस्थानों के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। हांगकांग में आयोजित एक हाई प्रोफाइल समारोह में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने IOMED की स्थापना के समझौते पर आधिकारिक रूप से साइन कर दिया है। समारोह में 85 देशों और लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 400 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इनमें 33 देशों के तुरंत उन्होंने IOMED के संस्थापक सदस्य बनने के लिए साइन भी कर दिया है। चीन देशों ने इसके साथ मिलकर अब संगठन को कानूनी वैधता भी दी है। आपको यह भी बताएं कि चीन के सरकारी अखबार ने इसे दुनिया का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून संगठन बताया तो सरकारों के बीच मध्यस्थता के जरिए विवादों का हल निकालने का प्रयास करेगा। इस अवसर पर विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हांगकांग खुद इस बात की मिसाल है कि यह विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है। हांगकांग सरकार के प्रमुख जॉन सीलो ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार IOMED को पूरी तरह से समर्थन देगी ताकि यह संगठन जल्द ही वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद विवाद समाधान संस्था बन सके। आइए अब आपको यह बताते हैं कि IOMED और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अंतर क्या होता है। दोनों संगठन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बने हैं, लेकिन चीन ने 30 मई 2025 को हांगकांग में IOMED की स्थापना की। इंडोनेशिया, क्यूबा, कंबोडिया समेत 30 देश के इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ मध्यस्थता के जरिए विवाद को सुलझाना है। इनमें समझौता स्वैच्छिक होगा और अगर कोई पक्ष सहमत नहीं है तो फिर फैसला नहीं होगा। इसमें दूसरे देशों के नागरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन मामले में दायर हो सकते हैं। वहीं बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तो इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य नीदरलैंड के द हेग में है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है। इसमें UN महासभा और सुरक्षा परिषद 9 साल के लिए 15 जजों को चुनते हैं। यह UN चार्टर के तहत काम करता है और इसमें सिर्फ UN सदस्य देश मेंबर होते हैं, जो एक तरह का औपचारिक कोर्ट होता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर फैसले देता है। इसमें सिर्फ देश ही इसमें मामले दायर कर सकते हैं। इस मौके पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से दुनिया के मुद्दों का समाधान करता है। वांग सी बोले कि IOMED खत्म करेगा चीन, जीत हार की सोच भी हमारी होगी और इस पर हम विचार कर रहे हैं। एक ऐसा संगठन जिसे कभी विश्व शांति का सबसे बड़ा प्रहरी और वैश्विक सहयोग का आदर्श माना जाता था, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस आज खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। आर्थिक तंगी, फंडिंग में कटौती, नौकरशाही का अतिरेक और वैश्विक नेतृत्व के बदलते रुझान ने इस संस्था को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उसे बुनियादी सवाल अब पूछे जा रहे हैं। क्या 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र अब उतना प्रासंगिक है? क्या अब भी विश्व के बहुपक्षीय हितों की रक्षा कर सकता है?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने अपने 3 से 7 बिलियन डॉलर वार्षिक बजट में 20% की कटौती करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते 6,900 पदों को समाप्त किया जाएगा। यूएन नियंत्रण चामोली रामनाथन के अनुसार UNAT नामक समीक्षा योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संगठन को 21वीं सदी के बहुपक्षवाद के अनुरूप ढालना बताया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी ये स्वीकार किया कि अब संगठन को कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेने होंगे। उनका ये वक्तव्य यथार्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भी ये भी दर्शाता है कि यूएन अब अपने ही भीतर के आर्थिक और संस्थागत संकटों से जूझ रहे हैं। यूएन का सबसे बड़ा फंडिंग स्रोत अमेरिका है, जो संस्था के कुल बजट का लगभग 25% वहन करती है। लेकिन फिलहाल अमेरिका पर 1.5 यानी $1.5 बिलियन की राशि का बकाया है। दूसरी तरफ चीन दूसरा सबसे बड़ा दाता देश है, उसने भी समय पर फंड रिलीज नहीं किया। दोनों देशों की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 40% है। ये वित्तीय असंतुलन न केवल यूएन के रोजमर्रा के कामकाज को बाधित कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के समय से ही अमेरिका का रुख यूएन को लेकर कठोर रहा है। उस दौरान कई ट्रंप के मानवीय एजेंसियों का फंड अचानक ट्रंप ने रोक दिया था, जिससे दर्जनों कार्यक्रम ठप हो गए थे। अब एक बार फिर वही परिदृश्य सामने आ रहा है। भारत ने वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की है, खासकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की भारतीय दावेदारी का इस बात का प्रतीक है कि भारत अब केवल फॉलोअर जो है वो नहीं, बल्कि एक नीति निर्धारक की भूमिका चाहता है। भारत ने यह मांग रखी है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार हो, उसमें विकासशील देशों का उचित प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह दोहराया है। 21वीं सदी की संरचना 20वीं सदी की सोच से वाली नहीं हो सकती, ये कहा। भारत का ये स्पष्ट मत रहा है कि यूएन को जमीनी स्तर पर प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए संरचनात्मक बदलाव जरूरी है। भारत न केवल संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर में से एक है, बल्कि वो यूएन फोर्सेस का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश भी रहा है। भारतीय जवानों ने अफ्रीका से लेकर पूर्वी यूरोपीय तक शांति व्यवस्था अभियानों में भी जान अपनी जोखिम में डाली है। बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर दावा किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को टाल दिया। अरबपति कारोबारी एलन मस्क के साथ संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि ये लड़ाई न्यूक्लियर तबाही में बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से बात कर इसे रोकने में सफलता पाई है। ट्रंप ने कहा, मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं का और अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने उनसे कहा कि हम ऐसे देशों से व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हों, जहां परमाणु युद्ध का खतरा हो। सौभाग्य से उन्होंने हमारी बात मानी और लड़ाई रोक दी। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात थी कि ट्रंप के साथ एलन मस्क भी मौजूद थे। बता दें कि एलन मस्क ने एक दिन पहले ही एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इसी को लेकर दोनों मीडिया के सवालों का जवाब देने आए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क की खुलकर तारीफ की और उन्हें अपना शानदार दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि मस्क ने अमेरिकी प्रशासन की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया और बिना थके सरकार की फिजूल खर्ची को रोकने वाले कार्यक्रम DOG को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मस्क वास्तव में कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे आगे पीछे हमारे साथ हैं और रहेंगे। DOG उनका बच्चा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्क ने भी ट्रंप के लिए अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि DOG का अंत नहीं, बल्कि ये शुरुआत है। मैं ट्रंप को सलाह देना जारी रखूंगा। मैं राष्ट्रपति का दोस्त और एडवाइजर बना रहूंगा। उन्होंने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर उनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है।
डूरंड लाइन पर बहराम चह एक बार फिर तालिबानी आतंक और पाकिस्तान की विफल सैन्य स्ट्रेटेजी रणनीति का गवाह बन गया है। हेलमंद और चगई की सीमा पर तालिबान और पाक सेना के बीच लगातार झड़पें जारी हैं, जिसमें पाक सेना को पीछे हटना पड़ा और चौकियां छोड़नी पड़ी हैं। ये वही पाकिस्तान है जो आए दिन भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे को लेकर जहर उगलता रहता है, लेकिन अब खुद को अपने ही बनावटी नक्शे के भीतर असहाय बनकर भाग रहा है। 3 फरवरी से शुरू हुई इन झड़पों का कारण तालिबान द्वारा अपनी सीमा पर नई चौकी का निर्माण है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता पर खतरा बताया, जबकि खुद सालों से पीओके में अवैध कब्जा जमाए बैठा है। तालिबान ने पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब मोर्टार्स दागकर दिया, इससे पाकिस्तानी चेक पोस्ट ध्वस्त हो गया। अब आलम यह है कि पाकिस्तान ने अपने 2.5 लाख नागरिकों को घर छोड़ने का आदेश दे दिया, जबकि तालिबान ने आत्मघाती दस्ते के साथ मोर्चा खोल दिया है। ये वही तालिबान है जिसने पाकिस्तान के दशकों तक पाला पोसा और अब वही जहर खुद पाकिस्तान को ही निगलना पड़ रहा है। तालिबान सीधे भिड़ंत में पाकिस्तान की सेना ने बहराम चह और गोशोरों के पास चौकियां जो हैं वो खाली कर दी हैं। पाक सैनिक मोर्टार हमलों के डर से पीछे हट गए, जनता बम शेल्टर्स में घुसने को मजबूर हो गई है। आपको बताएं कि स्कूल कॉलेज बंद हैं और अस्पताल हाई अलर्ट मोड पर रखे गए। इस टकराव में नया मोड़ तब आया जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने तालिबान को समर्थन दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में ऑपरेशन हीरो 2.0 के तहत 71 हमले किए थे। ये पाकिस्तान की उस अंदरूनी अस्थिरता को उजागर करता है जिसमें वह हमेशा दूसरों के मत्थे बढ़ने की कोशिश करता है। अब तक पाकिस्तान और तालिबान के बीच कोई राजनयिक समाधान नहीं निकल पाया है। ये संघर्ष न सिर्फ पाकिस्तान के टुकड़ों की आहट है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है। पाक सेना की पनाहगाहों में अब दहशत है और आतंक के पालनहार अब खुद अपने ही बनवाए राक्षसों से जूझ रहे हैं।